Hello students, this is the 10th video in the chapter of haloalkane and haloarenes। तो बच्चों इसके जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें आपने काफ़ी स्टडी की होगी और आपने देखा होगा कि हम जो फाइनल वीडियो था उसमें बीटा एलिमिनेशन के टाइप इन सब का डिटेल स्टडी करने के बाद अब हम कुछ जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे हलोएल्केन एंड हलोएरीन दोनों के लिए। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत ही कॉमन और जनरल प्रॉपर्टी मानी जाती है जिसका बड़ा यूज है, विच वन इज नोन एज हॉफमैन अमोनोलिसिस। नाम सुन के तो आप समझ रहे हैं कि इसमें कुछ अमोनिया से रिलेटेड बात होगी, लेकिन जब मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं तो कुछ बातें अलग तरह की होती हैं। रिएक्शन बहुत सरल है, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द हॉफमैन अमोनोलिसिस। तो बच्चों आप बहुत ध्यान लगाइएगा कि अपना पढ़ने बताने वाला हूँ हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस का कंसेप्ट क्या है, तो पहले आप केयरफुली इसको सुनिएगा। होता क्या है कि जब कोई एल्किल हैलाइड, यहाँ पे मैं एरिल हैलाइड नहीं बोल रहा हूँ, सुनिएगा, एल्किल हैलाइड अमोनिया से रिएक्शन करता है तो शर्त ये होती है कि एल्किल हैलाइड को एक्सेस में यूज करना है, ज़्यादा अमाउंट में एल्किल हैलाइड का यूज होना है। तो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया, देन बाय डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द रिएक्शंस, इसमें 4 स्टेप आएंगे। डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन एज वेल एज द क्वार्टरली एमाइन साल्ट इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। यानी इस रिएक्शन में आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन तो गेन करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप क्वार्टरली एमाइन का साल्ट भी गेन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन फॉलोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होती है, सुन के ही आपके दिमाग में ये कंसेप्ट आना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर very less reactive for the nucleophilic substitution mechanism. That is why the aromatic halide like chlorobenzene, bromobenzene, etc. cannot show the Hofmann ammonolysis reaction. कारण आप समझ रहे हैं, क्योंकि इनकी ससेप्टिबिलिटी या रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत कम है। तो बस पहले आप पढ़ाई के पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर एल्किल हैलाइड इन विच द एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया, देन बाय डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइंस एंड द क्वार्टरनली एमाइन साल्ट इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। क्लियर बच्चों? और भी इसमें कुछ बातें हैं, देखते हैं। पहले आप एक एग्जांपल को ध्यान दीजिए कि लाइक मान लो मैं अगर कहूँ कि Rx कोई एल्किल हैलाइड है जो कि मैंने एक्सेस में यूज किया है, ज्यादा अमाउंट में है, और इसमें मैंने अमोनिया की रिएक्शन करा दी है। अमोनिया को मैं ऑर्गेनिक में NH3 लिखूंगा, लेकिन आप समझने के लिए हमेशा NH2H समझिए, क्योंकि अमोनिया का बॉन्ड ब्रेकेज हमेशा NH2H के रूप में होगा, तो आपको ये क्लियर रहेगा कि हाँ कौन किससे हटता है। तो बाकी आप समझते हो कि रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये HX हट जाएगा, RNH2 प्लस HX, ये पहला 1 डिग्री एमाइन प्रोडक्ट मिलेगा। अब बहुत ध्यान दीजिए, अब जो एल्किल हैलाइड आपने एक्सेस में लिया है, तो अब जो बना हुआ 1 डिग्री एमाइन है वह खुद का खुद ही एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। पहले स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन बाद के स्टेप में प्रोडक्ट जो एमाइन बनता है वही प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करने लगता है। ये प्रिकॉशनरी आपको ध्यान देना है। फिर वही बात होगी, HX हट जाएगा, अब RNHR प्लस HX, इसको आप बोलोगे ये 2 डिग्री एमाइन है, बाकी IUPAC नाम जानते हो, N एल्किल एल्केनामाइन, बाकी IUPAC नाम N एल्किल एल्केनामाइन। बाकी अपन देखेंगे इसमें जो बड़ा होता है, लार्जर कार्बन होता है प्रिंसिपल चेन, और स्मॉलर को अपन साइड चेन एज्यूम करके चलते हैं, नॉमेनक्लेचर होते हैं। बाकी डायल्किल एमाइन कॉमन नाम होगा। इसी प्रकार से वही एल्किल हैलाइड जो एक्सेस में है, अब आपने R2NH ये जो बना हुआ है, इसको मैं R2NH लिख सकता हूँ, फिर से उसी से रिएक्शन करेगा, फिर वही स्टेप फॉलो होगा। अब आपके पास प्रोडक्ट में RRRN प्लस HX, अब ये 3 डिग्री एमाइन हो गया,
जिसको आप R3N भी लिख सकते हैं, ट्राइएल्किल एमाइन। अब क्या होगा, अब ये जो एमाइन आपको दिख रहा है, इस एमाइन में अब आपके पास हाइड्रोजन तो नहीं है, फिर भी ये रिएक्शन होती है। ये RH एल्किल हैलाइड है और ये R3N है। बच्चों इसको आप NH3 जैसा आप समझ सकते हैं, इसमें लोन पेयर है, इसलिए ये लुईस बेस का काम करता है और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि यहाँ पर R+ और X- है, तो R+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये अपना लोन पेयर R+ को दे देगा, यानी कार्बोकैटायन को देगा, जिससे कि वो कार्बोकैटायन भी जाके R3N की जगह R4N बना देगा। तो अब ये R3N नहीं, ये R4N है। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। इसको आप बोलोगे ये है टेट्रा एल्किल एमाइन हैलाइड साल्ट, दिस वन इज क्वाटर्नरी एमाइन, टेट्रा एल्किल एमाइन हैलाइड साल्ट। तो इन रिएक्शन में आपको देख के ये समझ में आ रहा है कि हॉफमैन अमोनोलिसिस एक कंटिन्यूस रिएक्शन है, जिसमें आप हर तरह के एमाइन को प्रोडक्ट में बनाते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वाटर्नरी एमाइन। एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें हैलाइड एक्सिस में है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हो कि इन फर्स्ट स्टेप ammonia molecule act as nucleophile, while in subsequent step amine molecules are act as nucleophile। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस में फर्स्ट स्टेप में अमोनिया मॉलिक्यूल और सब्सिक्वेंट स्टेप्स, रेस्ट ऑफ स्टेप्स जितने भी हैं 3, उन स्टेप्स में अमाइन मॉलिक्यूल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। क्लियर बच्चों, याद रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी रिएक्शन में दम नहीं है, एक एक करके हाइड्रोजन हटाते जाना है। लास्ट स्टेप में आपको दिमाग लगाना है कि R3N 3 डिग्री एमाइन है, इसमें हाइड्रोजन डोनेट करने की कैपेसिटी तो नहीं है, लेकिन वो लोन पेयर कैरी करता है और वो लुईस बेस की तरह इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर सकता है कार्बोकैटायन। क्लियर। अब यहाँ पे R की जगह आप एथिल, मेथिल, प्रोपिल जो आपको रखना हो, आप एग्जाम्पल रख के अपना आंसर बना सकते हो। हाँ, एरोमेटिक एमाइन में ये रिएक्शन नहीं होगी। एरोमेटिक एमाइंस आर वेरी 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 लेस रिएक्टिव फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर बच्चों। चलिए, अगर आपको मालूम हो गया तो जैसे मैं अगर कहूँ कि चलो एग्जाम्पल के रूप में C2H5Cl ले लें और उसमें अमोनिया की रिएक्शन कराओगे, तो स्वाभाविक बात है C2H5NH2 प्लस HCl मिलेगा। ये आपको मिलेगा एथिल एमाइन, या यूपीएससी नाम आप लिख दोगे एथेनामाइन। फिर आप बोलोगे दूसरे स्टेप में जो एथिल क्लोराइड है उसकी रिएक्शन फिर से एथेनामाइन से होगी, मैंने इसको ओपन कर दिया है। फिर ये HCl निकल जाएगा, ये C2H5NH C2H5 प्लस HCl मिलेगा। इसको आप बोलोगे डायएथिल एमाइन, डायएथिल एमाइन। या फिर ये दोनों कार्बन चेन एक बराबर है तो किसी एक को प्रिंसिपल मान लो और आप बोलोगे N-एथिल इथेनामाइन, ये इसका कॉमन नाम IUPAC नाम हो जाएगा। तो डायएथिल एमाइन कॉमन नेम है और N-एथिल एथेनामाइन IUPAC नाम है। क्लियर बच्चों। अब आप बोलो और मैं आगे रिएक्शन को प्रोसीड कराऊंगा, तो C2H5Cl की रिएक्शन अब आप फिर से C2H5 होल ट्वाइस NH से करा दोगे, फिर हाइड्रोजन Cl के साथ निकलेगा। अब ये C2H5 होल थ्राइस है N प्लस HCl। इसको आप बोलोगे ये मिल गया ट्राइएथिल एमाइन। तो ट्राइएथिल एमाइन आपको प्रोडक्ट मिला। ये IUPAC दे रहा है तो ये दोनों एक जैसे हैं, किसी एक को प्रिंसिपल मान लो और आप IUPAC लिखोगे NN डाइल एथिल, दोनों एथिल हैं और किस में लगे हैं एथेनामाइन में लगे हैं। NN डायएथिल एथेनामाइन इसका IUPAC का होगा। क्लियर बच्चों। सिमिलरली अगर आपसे कहे कोई कि भाई अब फोर्थ स्टेप बताओ, तो इतने तो आप समझदार हो कि फोर्थ स्टेप आप समझा सकते हो और आप बोलोगे कि हुआ क्या है कि जो C2H5NH2 है, सॉरी Cl है, उसमें अब ट्राइएथिल एमाइन, जिसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, रिएक्शन होगी। ये लोन पेयर डोनर है, ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है, ये लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। तो ये C2H5 बेस 4
N ये पॉजिटिव चार्ज, Cl माइनस, और आप बोलोगे ये हो गया टेट्रा एथिल एमाइड क्लोराइड साल्ट। तो बहुत इजी है। क्लियर बच्चों? आप इनको चाहो तो लिख सकते हो रिएक्शंस को लिख के आप प्रैक्टिस करिए। सुनना और लिखना अगर एक साथ होगा तो आपके लिए बहुत सरल होगा। हाँ, वीडियो में थोड़ा तेज होता है काम, लेकिन आपके पास ऑप्शन है पॉज करने का। आप लिखना और सुनना दोनों एक साथ करोगे तो आपसे जरूर बनेगा, बहुत ज़्यादा बनेगा, सिर्फ सुनने से नहीं बनेगा। क्लियर बच्चों? तो जहाँ पे रूल्स है, जहाँ पे कंसेप्ट है, वहाँ पे तो सुनना ज़्यादा है ही। यहाँ पे रिएक्शंस है, तो यहाँ पे सुनना और लिखना दोनों काम अगर आप एक साथ करोगे तो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन बनेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम ये मान के चल रहे हैं कि अब हमको मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बन रही है। हॉफमैन अमोनोलिसिस का कंसेप्ट हमारा एकदम क्लियर है, और हम अब ये बता सकते हैं कि हाँ, इस कंडीशन में एरोमेटिक एमाइन का यूज नहीं हुआ है। क्लियर बच्चों? लेकिन अगर कोई कहे कि चलो मैं बेंजीन का यूज करूंगा और एरोमेटिक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं एरोमेटिक हैलाइड लेके, तो क्या बनेगा? तो आप बोलोगे कि अगर आपने क्लोरोबेंजीन का यूज किया है तो ये हॉफमैन अमोनोलिसिस तो नहीं होगा, ये तय है। हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन नहीं होगी, तो क्या होगी? बोले एक जनरल रिएक्शन होगी जो कि इनडायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएगी। कैसे? तो देखिए, अगर आपने इस रिएक्शन को कराने के लिए क्लोरोबेंजीन ले लिया और आप कहते हैं मैं हॉफमैन अमोनोलिसिस कराऊंगा, तो ये रिएक्शन कभी भी डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज एरोमेटिक एमाइंस आर वेरी लेस रिएक्टिव फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर क्या करें? बोले यार इसको इनडायरेक्ट कराओ। इनडायरेक्ट कैसे कराएं? बोले यार होता क्या है कि रिएक्शन डायरेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए मैं इसमें क्या करता हूँ, CuCl या CuCl की रिएक्शन करा देता हूँ 623 केल्विन पर हाई टेम्परेचर में। तो जब रिएक्शन होती है तो होता क्या है कि आपस में बॉन्ड रीअरेंजमेंट होता है, और बॉन्ड रीअरेंजमेंट होने के कारण ये रीअरेंजमेंट होकर Cl इसके पास जाता है और ये NH2 यहाँ जाता है। इस प्रकार से एक प्रॉपर रिएक्शन हो जाती है और यहाँ पर एनिलीन इनडायरेक्ट प्रोडक्ट हमको मिलता है जो कि डायरेक्ट नहीं मिल रहा था, CuCl2 हो जाता है। क्लियर बच्चों? और साथ में HCl गैसेस भी निकलती है, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। ये मेन चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन राइटिंग में नहीं आती। आपको बस इतना क्लियर होना चाहिए क्या कि जो एरोमेटिक हैलाइड्स हैं वो हॉफमैन अमोनोलिसिस शो नहीं करते, बिकॉज these are very less reactive. All the aromatic compounds are very less reactive for the nucleophilic substitution mechanism. क्लियर रहेगा ये आपको? एकदम कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, अब अगर आपको ये बातें क्लियर है बच्चों, तो अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम अब आगे देखें कि और क्या रिएक्शंस हमको पढ़नी है। तो बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है हैलाइड में, उसको कहते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ रिएक्शन हम कराएं अगर, तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन मिलेंगे आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी मिलेंगे। अच्छी नेम रिएक्शन ही है, जैसे फ्रैंकलैंड रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ये आपने 11th में भी सुनी है। इसके अलावा एक होती है फिटिंग रिएक्शन, ये आपने अब सुनना है। एक होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, एक होती है उल्मान रिएक्शन, ये तो नेम रिएक्शन होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, रिएक्शन विद लिथियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद लेड। चलिए इनको देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन विद मेटल को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो बच्चों, जब मैं आपको सिखा रहा था वीडियो नंबर 2 एरोमेटिक कंपाउंड हेलोएल्केन, और मैं आपको मैकेनिज्म सिखाई, वहां पे मैंने एक ट्रिक बताई थी जिसको मैंने कहा था हेल्प मी आर, हेल्प मी आर, यानी HELPME और R। यानी अगर किसी रिएक्शन के एरो के ऊपर HELP हेल्प मी लिखा हो तो आप समझ जाइए इंटरमीडिएट R बनने वाला है। बोले ये R क्या है? बोले फ्री रेडिकल बनने वाला है।
ये हेल्प मी क्या है भाई? तो हेल्प मी भाई ध्यान रखिए क्या है, यहाँ H फॉर हीट है। अगर किसी रिएक्शन के ऊपर ट्रायंगल बना है, डेल्टा बना है, हीट है, तो आप समझ जाओ इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनने वाला है। ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रोलिसिस है, तो समझ जाओ फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा। एल फॉर लाइट, फोटोन है, यूवी लाइट है, इंफ्रारेड है, एनी टाइप ऑफ लाइट है, एच न्यू फोटोन है, तो समझ जाओ फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनने वाला है। पी परऑक्साइड, एनी परऑक्साइड है, तो समझ जाओ फ्री रेडिकल बनने वाला है। और एम यानी मेटल, अगर आप मेटल की रिएक्शन करा रहे हो डायरेक्ट फ्री मेटल की, तो भी इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होगा और मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी इन केस ऑफ हैलाइड, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो रिएक्शन विद मेटल में हम 5 मेटल को लेके बच्चों पढ़ेंगे और एक साथ पढ़ेंगे जिससे इनसे आपको कंपैरिजन बने। तो 5 मेटल में जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं तो एक रिएक्शन को हम बोलेंगे बुर्ज रिएक्शन, जो आपने 11th में सुनी है। दूसरी रिएक्शन को हम बोलेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ये भी आपने 11th में सुनी है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन को हम बोलेंगे फिटिंग रिएक्शन। चौथी रिएक्शन को हम बोलेंगे बुर्ज फिटिंग रिएक्शन, दोनों का मिक्सअप फॉर्म। और 5वीं रिएक्शन को हम बोलते हैं उल्मान रिएक्शन। फिफ्थ वन इज उल्मान रिएक्शन, जो अभी यहाँ पर हम नहीं बता रहे हैं, आगे अपन इसको लेके चलेंगे, या फिर शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो फिफ्थ वन इज उल्मान रिएक्शन। अब बच्चों अब बहुत ध्यान दीजिएगा, बुर्ज रिएक्शन जो होती है इसमें मेटल सोडियम का यूज होता है, फ्रैंकलैंड में मेटल जिंक का यूज होता है, फिटिंग रिएक्शन में सोडियम का यूज होता है, बुर्ज फिटिंग में भी सोडियम का यूज होता है, और उल्मान में कॉपर का यूज होता है। ये पहली बात कि इन 5 रिएक्शन में कौन कौन सी मेटल का यूज होता है। क्लियर बच्चों? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बुर्ज रिएक्शन जो होती है ओनली फॉर एल्किल हैलाइड होती है, केवल एल्किल हैलाइड के लिए। फ्रैंकलैंड रिएक्शन ओनली फॉर एल्किल हैलाइड, केवल एल्किल हैलाइड के लिए ये भी होती है। बट फिटिंग रिएक्शन जो है ओनली फॉर एरिल हैलाइड, यानी इसमें एरोमेटिक हैलाइड होगा, केवल क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ये होगी। बुर्ज फिटिंग को आप ऐसे समझिए, बुर्ज और फिटिंग दोनों को मिक्स कर दीजिए तो बुर्ज फिटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर बुर्ज फिटिंग होती है और इसमें एक वन मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड होता है और प्लस सेकंड मॉलिक्यूल जो होता है वो एरिल हैलाइड होता है। एक एल्किल और एक एरिल, दोनों का फॉर्म मिक्स होता है। लेकिन उल्मान रिएक्शन की शर्त होती है ये ओनली फॉर आयोडोबेंजीन, केवल और केवल आयोडोबेंजीन की होती है और किसी की नहीं होती। उल्मान रिएक्शन इज ओनली फॉर आयोडोबेंजीन, ये स्पेशल बात होती है। हाँ, अब इसमें क्या होता है, इसमें मैकेनिज्म कौन सी होगी? तो बोले यार आंख बंद करके आप जितनी भी रिएक्शन है सबकी मैकेनिज्म एक ही बोलो, और वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ऑल द रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो जितने भी रिएक्शन है सबके साथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करेंगी। ये तो आपको क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए अब इसमें मीडियम क्या होगा? तो बच्चों जितनी भी रिएक्शन है सब में मीडियम ड्राई ईथर है। सभी रिएक्शन, इसे मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं कि आपको एक साथ याद हो जाएगा। सभी रिएक्शंस का मीडियम ड्राई ईथर, सूखा ईथर। क्यों बोले यार ड्राई ईथर? इसलिए है क्योंकि मॉइस्चर ना हो। अगर मॉइस्चर होगा तो वो हैलाइड मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लेगा और हैलाइड इज चेंज इनटू अल्कोहल, तो हमारी रिएक्शन बिगड़ जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी अगर मैंने ड्राई ईथर नहीं यूज किया तो जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा कंटेनर के अंदर वो हैलाइड के साथ रिएक्शन करके उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम ड्राई ईथर का मीडियम यूज करते हैं इन सभी रिएक्शंस में। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि इसमें
टू सेम मॉलिक्यूल ऑफ हैलाइड लेना होता है। वुड्स रिएक्शन में टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ हैलाइड यानी शर्त अब आपको ध्यान देना होगा क्या कि वुड्स रिएक्शन जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, अलग अलग नहीं लेना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड लेते हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट करते हैं सोडियम, क्योंकि ये दो लिया तो दो सोडियम से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमको प्रोडक्ट के रूप में बच्चों एल्केन मिलता है, लेकिन वो भी शर्त है कि एल्केन जो मिलता है वो इवन कार्बन का एल्केन मिलता है, यानी इथेन, इस तरह का इवन कार्बन का। तो ये कंडीशन स्टेटमेंट याद रखें कि वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, बोले टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन एल्केन ऑफ इवन कार्बन एटम इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। क्लियर बच्चों? अब अगर आपको वुड्स रिएक्शन का कंसेप्ट बनता है तो आप कॉपी पेस्ट कर दो और यही चीज एज सच कॉपी कर दो और बस मेटल जहाँ सोडियम है वहाँ जिंक लिख दो और एज सच प्रोडक्ट मिलेगा एल्केन, वो भी कैसा, इवन कार्बन, एल्केन ऑफ इवन कार्बन। यानी जब आपसे कोई बोले फ्रैंकलाइन क्या है तो बोलो एग्जैक्टली आइडेंटिकल एज वुड्स रिएक्शन, बट इन दिस रिएक्शन इन प्लेस ऑफ सोडियम जिंक मेटल इज यूज्ड। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, बोलोगे व्हेन टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द जिंक इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, आगे एल्केन ऑफ इवन कार्बन एटम इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। क्लियर बच्चों? चलिए फिटिंग रिएक्शन की जब बात आती है तो फिटिंग रिएक्शन में आप बोलोगे कि इसमें टू सेम मॉलिक्यूल आइडेंटिकल मॉलिक्यूल लेना है। किसके लेना है? केवल एरिल हैलाइड जैसे क्लोरोबेंजीन वगैरह के रिएक्शन सोडियम से कराना है, बाकी सब वही ड्राई ईथर रहेगा। और दो बेंजीन जब जुड़ जाती है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं बाइफेनिल या डाइफेनिल। कैसे वो अभी देखिए। फिटिंग रिएक्शन का कंसेप्ट आप क्या बोलोगे, बोलोगे व्हेन टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ एरिल हैलाइड या like chlorobenzene, bromobenzene react with sodium in presence of dry ether, then by free radical substitution mechanism, biphenyl or diphenyl is formed as the product. Clear? चलिए अगर आपको फिटिंग बनता है तो अब वुड्स फिटिंग की बात आती है, बोले यार फिटिंग और वुड्स दोनों को मिक्स कर दो तो वुड्स फिटिंग हो जाता है। यानी इसमें अभी बताया कि वन मॉलिक्यूल क्या लोगे आप, वन मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड लोगे प्लस दूसरा मॉलिक्यूल किसका लोगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ एरिल हैलाइड लोगे, इन रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बनेगा, हमेशा प्रोडक्ट के रूप में बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तैयार होगा। यानी वुड्स फिटिंग की जब बात आएगी तो आप क्या बोलोगे, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एरिल हैलाइड रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड विद सोडियम in presence of dry ether, then by free radical substitution mechanism aromatic hydrocarbon is formed as the product। ये हुआ वुड्स फिटिंग रिएक्शन। फोर्थ के बाद फिफ्थ आती है उल्मान। उल्मान में बहुत सरल है, आपको बस याद रखना है क्या कि ओनली आइडोबेंजीन की रिएक्शन है तो आप बोलोगे व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडोबेंजीन, ओनली आइडोबेंजीन रिएक्ट विद द सोडियम नहीं, जिंक नहीं, कॉपर मेटल यूज होता है किसमें, उल्मान में। तो आप बोलोगे व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडोबेंजीन रिएक्ट विद द कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म बाइफेनिल, क्योंकि दोनों आइडोबेंजीन है तो बेंजीन बेंजीन जुड़ जाएंगे, बाइफेनिल और डाइफेनिल इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। क्लियर बच्चों? तो ये इनके स्टेटमेंट कंसेप्ट है। अब इन स्टेटमेंट कंसेप्ट को अगर मैं मैकेनिज्म तो क्लियर होगी, अगर मैं इसको रिएक्शन की लैंग्वेज में लिखूं बच्चों तो क्या
समझ पाओगे? बोले हाँ, अब तो हमें क्लियर हो गया है कि अब हम कोई भी पांचों रिएक्शंस को पहचान पाएंगे और फिर उसके बारे में डिस्कस कर पाएंगे रिएक्शन के फॉर्म पे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वुड्स रिएक्शन की बात करें तो मैंने कहा 2 molecule ऑफ एल्किल हैलाइड RX रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये 2 Na और ये 2 X निकल जाएगा और R और R प्लस 2 NaX, ये आपको एल्केन प्रोडक्ट मिलेगा जो कि इवन कार्बन का होगा। बहुत सरल है। यहाँ पर आप चाहो तो C2H5 Cl C2H5 Cl या एथिल क्लोराइड ले लो, जिंक की रिएक्शन कराओगे C2H5 प्लस 2 NaCl, इस तरह से आप लिख सकते हैं। मेथिल क्लोराइड ले लो, आपकी चॉइस है, इथेन या ब्यूटेन। ज्यादा हायर एल्केन इससे नहीं बनते क्योंकि ज्यादा हायर एल्केन जो होंगे वो वोलेटाइल है और वो स्टेबल प्रोडक्ट के रूप में एज्यूम नहीं होते, इसलिए ज्यादातर इस रिएक्शन का यूज इथेन प्रिपरेशन तक ही सीमित होता है। कुछ कंडीशन में ब्यूटेन भी बनता है। अब यहीं पर मैं ये सोडियम की जगह जिंक लिख दूं, जिंक की वैलेंसी 1 होती है, सॉरी 2 होती है, जिंक लिख दूं तो आप हेडिंग चेंज कर दो और आप बोल दो अब मैं पढ़ रहा हूं क्या, फ्रैंकलाइट। बस बोले वुड्स रिएक्शन में सोडियम की जगह जिंक का यूज कर लेते हैं, सॉरी फ्रैंकलाइट में सोडियम की जगह जिंक का यूज करते हैं और ये हो जाती है फ्रैंकलाइट रिएक्शन। बाकी मैकेनिज्म, कंसेप्ट, एग्जांपल एज सच फोटोस्टेट करना आपको बहुत सारा। लेकिन अगर यहीं पर मैं फिटिंग रिएक्शन की बात करूं तो आप बोलोगे फिटिंग रिएक्शन की शर्त आपने सिखाई क्या भाई? वो ये सिखाई कि फिटिंग रिएक्शन में दोनों एरोमेटिक होने चाहिए। तो लेट मान लो अगर मैं कहूं कि 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन है रिएक्ट विद द सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आप बोलोगे ये क्लोरीन निकल जाएगा सोडियम के साथ और ये दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगी और NaCl, बोले ये डाइफेनिल है या बाइफेनिल है एंड दिस वन इज द प्रोडक्ट। क्लियर बच्चों? इसी में आप थोड़ा सा डिजाइन बदल दो और एक फिटिंग का केस ले लो और एक वुड्स का केस ले लो तो वुड्स फिटिंग हो जाएगी। आप एक मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन ले लो, एक मॉलिक्यूल एल्किल क्लोराइड यानी मेथिल क्लोराइड ले लो और आपस में रिएक्शन कराओ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। सब कुछ कॉपी पेस्ट है। अब बेंजीन के साथ कौन जुड़ जाएगा? एक CH3 जुड़ जाएगा प्लस 2 NaCl। यहाँ CH3 नहीं, आपको जो पसंद आए वो आप लगा दो। अभी तो आपको प्रोडक्ट में हाइड्रोकार्बन टर्बुइन मिल गया है। क्या कहते हो बच्चों? बहुत इजी, बहुत सरल है ये रिएक्शंस। और अगर यहाँ पर मैं 5वीं रिएक्शन की बात करूं और आपसे कहूं कि उल्मान रिएक्शन के बारे में बताओ तो आप बोलोगे पहली सर यहाँ कुछ नहीं, केवल और केवल आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन के अलावा कुछ नहीं ले सकते। यहाँ क्या बोले? यहाँ पे केवल और केवल कॉपर, बाकी प्रोडक्ट आयोडोबेंजीन हो चाहे यहाँ बाइफेनिल मिलेगा और ये CuI2 निकल जाएगा। बोले ये तो बहुत सरल रिएक्शन हुई कि आपने 5 रिएक्शन एक साथ पढ़ लिया। बच्चों कौन कौन सी? बोले वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलाइट रिएक्शन, फिर फिटिंग रिएक्शन, फिर बोले फिटिंग और वुड्स का मिक्सचर है उसको हम कहते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग के बाद बोले यार उल्मान रिएक्शन। तो ये 5 नेम रिएक्शन में से वुड्स रिएक्शन सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इवन स्कूल हो चाहे वो कॉम्पिटिशन्स हो। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलाइट रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और उल्मान रिएक्शन, ये 5 रिएक्शंस को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इनमें कॉमन बातें जो हैं उन पे आप ज्यादा कंसंट्रेट करिएगा। कॉमन बातें क्या है? सभी में ड्राई ईथर मीडियम है, सभी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। क्लियर? ड्राई ईथर क्यों है? क्यों? क्योंकि अगर मॉइस्चर होगा तो वो हैलाइड मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है क्या? ड्राई ईथर। क्लियर बच्चों? इतनी आपको बात क्लियर होगी।
हाँ, तो अब और आगे बढ़े। बोले यार हाँ ये रिएक्शन तो मजा आ गई, अच्छी बात है, ये पांचों रिएक्शन को जब भी पढ़ो एक साथ पढ़ो तो आपको क्या होगा, मेहनत कम पड़ेगी, शॉर्ट टाइम पे 5-5 रिएक्शन पे आप परफेक्ट हो जाओगे, कंपैरिजन हो जाएगा। तो एक अगर बनेगी तो पूरी पांचों कोच आपस में जुड़ी रहेगी, सबकी सब बनना शुरू हो जाएगी। क्लियर बच्चों? चलिए अगली रिएक्शन लेते हैं और वो है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ये पूछी गई है बहुत ज्यादा, तो इसमें ऐसा क्या है जिस पे हम ज्यादा ध्यान दें तो हमको क्लियर होगी बातें। रिएक्शन विद मैग्नीशियम में बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट तैयार होता है, शायद सबने सुना है 11th में, उसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर चैप्टर में इसकी रिएक्शन आप पढ़ते हो। तो कंसेप्ट ये है कि जब कोई भी एल्किल हैलाइड, एनी एल्किल हैलाइड और एनी एरिल हैलाइड, यानी कोई शर्त नहीं है, कोई भी हैलाइड ले लो, एलिफैटिक ले लो, एरोमेटिक ले लो, रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ, फिर से ड्राई ईथर। अगर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कोई भी हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है तो इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती बच्चों, इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म जो होती है वो सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म होती है, यानी बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हो जाता है और हमको एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिलता है। बोले ये क्या है? बोले ये है कि जब ऑर्गेनिक कोई ग्रुप, एथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, जो भी रेडिकल ले लो, ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ अगर मेटल डायरेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड बना के अटैच हो जाए, ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ अगर मेटल डायरेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड बना के अटैच हो जाए तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये RX है, इसमें कोई मेटल नहीं है, लेकिन अगर इसको मैं RMgX लिख दूं तो आप बोलोगे मेटल डायरेक्टली अटैच्ड विद द ऑर्गेनिक ग्रुप बाय सिग्मा बॉन्ड है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड है। तो when any active metal is directly attached with the any organic group by simple covalent bond, then such compound are known as organometallic compound. Grignard reagent, which is generally expressed as RMgX, where R can be variable, R की जगह आप एथिल मेथिल या फेनाइल ग्रुप ले सकते हो, X भी वेरिएबल है, लेकिन ज्यादातर ब्रोमाइड का यूज होता है कमर्शियल स्किन। तो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें मैग्नीशियम डायरेक्टली अटैच्ड विद द R बाय सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड, तो हम ये कहते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर बच्चों? अब जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो फिर उसमें कुछ विशेषताएं होंगी, जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप ऐसे कंपाउंड को बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अभी तो हम ऑर्गेनिक रिएक्शन करते हैं। क्लियर? तो मैंने क्या कंसेप्ट कहा आपसे, वो चीज पे आप ध्यान लगाइए। मैंने क्या कहा, व्हेन एनी हैलाइड, कोई शर्त नहीं है, एनी हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं बोलना है, देन बाय रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म। Rearrangement is a type of mechanism. Rearrangement mechanism, organometallic compound is formed as a product in which the magnesium directly attached with the organic radical, and the product is known as Grignard reagent. Grignard reagent. Clear बच्चों? तो आप इतना समझ रहे हो मैंने क्या बोला आपसे? तो मैं ये कह रहा हूं कि लेट कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप मैं यहाँ पे ले लूं, लेट मान लो CH3Cl या फिर क्लोरोबेंजीन यानी RX। क्लियर? ये मैग्नीशियम से रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बॉन्ड रीअरेंजमेंट हो गया है और RMgX बन गया है, क्योंकि Mg की वैलेंसी कितनी बच्चों? 2। तो Mg दोनों के बीच में अटैच हो गया है, बॉन्ड रीअरेंजमेंट कर लिया है और RMgX तैयार हो गया है। यहाँ पर अगर मैं लूँ तो आप बोलोगे ये हो जाएगा CH3 MgCl, इसको क्या बोलेंगे?
इसको बोलेंगे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, अगर क्लोरोबेंजीन ले लो, बोले सेम कंडीशन पे अगर क्लोरोबेंजीन ले लोगे तो बन जाएगा ये, इसको आप क्या पढ़ोगे, ये क्या है बेंजीन, रेडिकल फॉर्म पे फेनिल या फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये बहुत सरल कि अगर आपने कहा कि मैं यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन लूंगा, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराऊंगा, तो ये बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज अ ग्रिग्नार्ड रीजन। यहाँ पे आपकी इच्छा है आप एथिल ब्रोमाइड लेना चाहते हो, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराओगे, C2H5 MgBr, ये क्या है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्लियर बच्चों? तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान होता है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान के चलिए लगभग 26 टाइम्स ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन आपको आगे अभी पढ़नी है, और लास्ट ईयर में भी आपने देखा है कुछ रिएक्शंस। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की एक विशेषता होती है, वो क्या होती है, वो आप यहाँ पर अगर ध्यान लगाओ, ये RMgX है, तो मैग्नीशियम और हैलोजन, मैग्नीशियम एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल है, और R ऑर्गेनिक ग्रुप है जो कि नॉन मेटेलिक है लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन भी है। तो है क्या कि हाइड्रोजन के कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम होने की जगह इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आ गया उसमें, क्योंकि R जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का बॉन्ड ब्रेक करता है। तो होता क्या है कि Mg और X के बीच का जो बॉन्ड होता है ना बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग होता है और ये आयनिक नेचर का होता है, लेकिन R और Mg के बीच का बॉन्ड हमेशा वीक होता है और कोवैलेंट नेचर का होता है। ये आपको ध्यान देना होगा कि R Mg X में this one is the ionic nature and this one is the covalent nature, this one is strong in nature while this one is weak in nature. Therefore during the reaction instead of MgX, इस बॉन्ड की जगह ये बॉन्ड हमेशा ब्रेक होता है, और जब ये ब्रेक होता है तो आपको मालूम है कि Mg पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको मैं ऐसे लिखूं अगर MgRX, तो Mg पॉजिटिव और R नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट ज्ञान है जो आपको अब ध्यान रखना होगा कि जब भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिलेगा तो आप समझ जाना कि RMgX में R और Mg के बीच का बॉन्ड फिजन होगा, और बॉन्ड फिजन में Mg तो नेगेटिव हो नहीं सकता, Mg इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा जबकि R हमेशा इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। अगर ये मंत्र आपके दिमाग में बैठा है तो समझ लो आप बहुत सारी रिएक्शंस में आपको विजय मिलने वाली है और आपको बहुत मजा आएगा आगे चल के रिएक्शंस को प्रोसीड कराने में। जैसे अभी मैंने कहा कि इन रिएक्शन में ड्राई ईथर मीडियम यूज करना है, अगर मॉइस्चर हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? बोले कि लेट मान लो मैंने RMgX गेन कर दिया, और अगर कंटेनर में मॉइस्चर है तो मॉइस्चर यानी वाटर, और वाटर यानी H+OH-। अगर मॉइस्चर है तो ये बोलेगा हम बन गए पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बोलेगा लो हम भी हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तुरंत बॉन्ड वहीं से ब्रेक होगा जो सिखाया आपको, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर आप जानते हो रीएसोसिएशन। रीएसोसिएशन मतलब पॉजिटिव का पेयर नेगेटिव के साथ और नेगेटिव का पेयर पॉजिटिव के साथ। तो ये H+ बोलेगा इसको आओ, और ये OH- इसको बोलेगा इसके साथ चला जाएगा। ऐसा करने से आपको मिल जाएगा RH और ये निकल जाएगा MgOH-X। दिस वन इज एल्केन एंड देन दिस वन इज हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट होगा तो आप समझ जाना कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट में बॉन्ड फिजन हमेशा R और Mg के बीच में होगा, और R हमेशा नेगेटिव और MgX का हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा।
अगर ये आपको क्लियर है तो आप बहुत सारी रिएक्शन कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जब आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे और यहाँ पे कोई RMgX की रिएक्शन कराओगे, आपको मालूम है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो आप तुरंत बोल दोगे अच्छा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये अपना नॉलेज है। फिर आप जानते हो डबल बॉन्ड है तो एडिशन होगा, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, फिर आगे का कार्यक्रम जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजेंट सुनते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए और आप तुरंत तैयार हो जाओ कि भाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना है, यानी इसका बॉन्ड जो फिजन होगा वो R और Mg के बीच में होगा। तो मेरे को लगता है इतना तो आप समझ गए, सरल है, बहुत ईजी है। तो रिएक्शन विथ मैग्नीशियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर स्टडीज, और आगे के चैप्टर्स में भी मैग्नीशियम की रिएक्शन आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं आएंगी, लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजेंट का बहुत ज़्यादा यूज आप करने वाले हो। तो कुछ भी करिए, कोशिश ऐसी रहे कि आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट सुनते ही उसकी विशेषता तुरंत बनने लगे। क्या कहते हो बच्चों, बनेगा आपको? तो इतना तो हम समझ रहे हैं कि हाँ ये बहुत सरल है। अब इसमें कुछ मेटल्स की रिएक्शन और होती है, उनको हम देखते हैं और उस पर ध्यान लगाते हैं। तो इसमें अब हम लेते हैं रिएक्शन ऑफ विथ लेड, पीवी। पीवी में ऐसी कोई विशेष रिएक्शन नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो आपको ध्यान देना है, ये कि कोई एल्किल हैलाइड हो और वो पीवी और सोडियम एलॉय फॉर्म में अगर रिएक्शन करे, प्योर लेड से रिएक्शन नहीं हो पाएगी, सोडियम की प्रेजेंस रहती है एलॉय फॉर्म पे, इनकी रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के बाद आपको एक प्रोडक्ट मिलता है R4PB और ये NaX निकल जाता है। ये R4PB होता है टेट्रा एल्किल लेड। ये एक विशेष तरह का कंपाउंड तैयार होता है जिसको सीखने के लिए रिएक्शन जरूरी है बेटा, और वो ये है, लाइक मान लो मैं एथिल क्लोराइड का यूज कर लूं और उसमें लेड और सोडियम का एलॉय मिला दूं तो ये C2H5 होल बेस 4 PB तैयार हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसका ध्यान, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं TEL, टेल। ये तेल में मिलाया जाता है, तेल। कौन सा तेल भाई? पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको पढ़ते हैं टेट्रा एथिल लेड। इट इज एंटी नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होते हैं? बोले यार जो पेट्रोल या फ्यूल मटेरियल में मिलाए जाते हैं, जिससे इंजन की में जब कंबसन होता है फ्यूल का, तो इंजन में जो नॉकिंग होती है, जो आवाज आती है, वो आवाज कम करने के लिए बाहर से लेड मिलाया जाता है, टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है, और इसी को हम कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको टेट्रा एथिल लेड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में ये डिस्क्राइब्ड, कि आपको यह क्लियर हो कि व्हेन एथिल क्लोराइड रिएक्ट विद द लेड एंड सोडियम अमलगम फॉर्म या सोडियम लेड एलॉय फॉर्म, देन फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ होती है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है टेट्रा एथिल लेड, और टेट्रा एथिल लेड को अपन TEL कहते हैं शॉर्ट फॉर्म पे, एंड इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट वो होते हैं जो कमर्शियल फ्यूल्स में मिलाए जाते हैं, जो फ्यूल्स में कंबसन होने पर इंजन की नॉकिंग प्रॉपर्टी यानी जो खनखनाहट की आवाज आती है उसको कम कर देते हैं। तो ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि लेड के साथ रिएक्शन आएगी अगर, तो आप तुरंत समझ जाओगे हाँ यहाँ पर हम कितना बेसिक ज्ञान तो रखेंगे, और इसके बारे में कोई पूछता है तो हम बता पाएंगे कि हाँ क्या होती है रिएक्शन। क्लियर बच्चों? अब एक अगली स्टेप में जाएं, और अगला स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ हैलाइड। रिडक्शन क्या है? तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हो बच्चों, तो आपको ध्यान देना है कि जब आप फिजिकल में रिडॉक्स पढ़ रहे होते हो तो वहाँ पे तो आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इन सब का कंसेप्ट फॉलो करते हो। लेकिन जब ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक में रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फ्री
या नेसेंट हाइड्रोजन एटम, मुक्त फ्री नवजात नेसेंट हाइड्रोजन एटम का जुड़ जाना। ऑक्सीडेशन का मतलब फ्री ऑक्सीजन का जुड़ जाना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको एक हमेशा के लिए मंत्र बैठाना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सी किसी कोई एक ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपको ध्यान देना है, ये सिंगल बॉन्ड का मतलब कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितने हाइड्रोजन लगेंगे बच्चों? बोले यार एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन भी एक वैलेंसी रखता है, एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन कहलाता है। तो एक बॉन्ड को जब भी आप क्लीव करोगे, ब्रेक करोगे, तो हमेशा 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ये तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ध्यान रखिए कि आपके बॉन्ड के नंबर क्या होते हैं, या तो सिंगल या डबल या ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन लगेंगे, तो डबल बॉन्ड ऑफ ग्रुप के साथ कितना होगा, तो 2 तोड़ोगे तो कितने लगेंगे, 4 हाइड्रोजन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप के साथ होगा तोड़ोगे तो कितने लगेंगे, बोले 3 और 3 6 हाइड्रोजन, क्योंकि 3 बॉन्ड यानी 6 बैलेंस। यानी ये तय रहा कि हाइड्रोजन का नंबर हमेशा इवन होगा, यानी सिंगल बॉन्ड ब्रेक करने में 2 हाइड्रोजन लगेंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक करने में 4 हाइड्रोजन लगेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करने में 6 हाइड्रोजन लगेंगे। अभी आप हैलाइड पढ़ रहे हो, तो सो अभी क्या आपके पास सिंगल बॉन्ड है। आगे चल के चैप्टर्स में मैं बहुत ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जहाँ पे आप सिर्फ कंपाउंड को देख के उसका बॉन्ड देख के ही अंदाजा लगा लो। अब बात ये आती है कि हाइड्रोजन मिलेगा भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रिडक्शन होता है तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो आपस में रिएक्शन करके फ्री हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं, और वो फ्री हाइड्रोजन नेसेंट होते हैं, फ्री होते हैं, और वो सीधे जाके अटैक करते हैं बॉन्ड में, और बॉन्ड में एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज होने के कारण बॉन्ड टूटता है और रीअरेंजमेंट होके एक नया प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर आप ध्यान रखना होगा कि RH एल्किल हैलाइड का रिडक्शन कराने के लिए सबसे अच्छा मीडियम जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिकमेंडेड है। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो आपको यूज करना है। इसके अलावा आप जनरल फार्मूला बोल सकते हो, मेटल विथ मिनरल एसिड। कोई भी मेटल ले लो, मिनरल एसिड HCl HBr HI के साथ, सबके से वही होगा। बोले इसमें क्या होता है, बोले होता ये है कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्शन करके ZnCl2 और फ्री हाइड्रोजन तैयार कर देते हैं 2, और ये फ्री हाइड्रोजन 2 जो मिलते हैं यहाँ जाके अटैक कर देते हैं और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों में हाइड्रोजन बराबर बढ़ जाते हैं, और जब हाइड्रोजन बराबर बढ़ जाते हैं तो स्वाभाविक बात देख रहा है आपको, एक RH है और एक HX है। आंसर इज ऑलवेज एल्किल। सो सिंपल, बहुत सरल। अब आप यहाँ पे RH की जगह पे जो माना है वो लिख लो। कैसे, एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल, टर्सरी ब्यूटिल, इतना बड़ा कितना भी बड़ा। इवन आप मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, कुछ डाई हैलाइड में जैसे अगर मैं कहूँ कि CH2Cl है, आप क्या करें, बोले वही होगा। अब आपको ध्यान ये देना है कि आप बॉन्ड कितने हैं, 1, लेकिन ग्रुप 2। तो ऐसा नहीं होगा कि इसको करा दो इसको छोड़ दो, एक जैसे है ना, तो इसको भी कराओगे इसको भी कराओगे। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करना, बस आपको सीधे तोड़ देना, ये HH ये HH, तो बोलिए क्या हो जाएगा, CH3 और निकल गया 2HCl। जब आप रिडक्शन कराते हो या ऑक्सीडेशन कराते हो तो आप कभी बैलेंस की चिंता मत करो कि कितने हाइड्रोजन है। बस आप ये देखो कि एक बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगा, वहां पे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि ये कन्वर्जन रिएक्शन, ये लिखने को नहीं आती, इसमें आपका रफ वर्क टीचर चेक नहीं करता कि आपने कैसे गेन किया है, आपसे बनता है ये, बस ये वैसे ही है जैसे 2 3 जा 6, खत्म। अभी एक थोड़ी टीचर बोलता है लिख के दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ 2 × 3 6 कैसे होता है। वैसे ही एक ट्रिक होती है, एक मेमोरी होता है, कंसेप्ट होता है, यू हैव टू फॉलो इट। क्लियर बच्चों? चलिए अब यहाँ पे मैं कितने भी ग्रुप लिख दूँ, कितना भी बड़ा कंपाउंड हो, बस आपके दिमाग में होना चाहिए CX बॉन्ड, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, जितने भी CX बॉन्ड होंगे उनके रिडक्शन कराएंगे, हर CX में 2 हाइड्रोजन लगेगा और ऐसे ऐसे बॉन्ड टूटता जाएगा। यहाँ पर अगर सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है तो आप रेड फास्फोरस और HI का भी यूज कर सकते हो। लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस और HI भी यूजफुल है
इसका भी यूज होता है रिडक्शन पर्पस पे, लेकिन सबसे ज़्यादा रिडक्शन रिएक्शन हमेशा हमेशा जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है और इन्हीं का यूज ज़्यादा होता है। तो आप इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करिए कि भाई मेरे पास अगर ये है तो मैं तुरंत इनका आंसर बताऊँ। क्लियर बच्चों? तो एरोमेटिक हैलाइड में क्या केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो तो हम आगे देखेंगे। एलिफेटिक में इतनी रिएक्शंस को आपको थोड़ा ध्यान देना है। हैलाइड चैप्टर में कंसेप्ट्स की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू रिएक्शंस। अब हमको आगे सीखना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हैलाइड, उसमें भी बहुत स्पेशल रिएक्शन नहीं है। फिर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा ऑप्टिकल फिनोमिना। ये ऑप्टिकल फिनोमिना क्या है, इससे क्या सीखने को मिलता है, तो इसको हम एक ऑप्टिकल फिनोमिना को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के फॉर्म पे एक अलग हेडिंग डाल के एक अलग टॉपिक बना के उसमें बढ़िया 2-3 वीडियोस में स्टडी करेंगे और बहुत डिटेल सीखेंगे उसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्लियर बच्चों? ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, मिलते हैं।